दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब समझते इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको समझते हैं। चलो, तो हमने पहले सीखा कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं उनके कणों के बीच की दूरी, इंटरमोलिकुलर जो आकर्षण बल होता है उनके बीच में, उस पर निर्भर करती है। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करें, संकुचित करें, संपीड़न करें, दबाएं, तो क्या होगा देखने को मिलेगा। तो क्या कण आपस में और पास आ सकते हैं? देखिए, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर कणों के बीच में, देखो आप सोचिए कि अगर कण की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, उनकी विभिन्न अवस्थाएं जो है कणों के ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ठोस, अगर है, ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में जो कण होंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से होंगे, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इनके बीच में क्या होगा, एक तरह से आकर्षण होगा, तो ये बिल्कुल पास पास में होंगे इसके कण। बोलो, ऐसा ही होगा। इस तरीके से ठोस से कण आपको देखने को मिलेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं होगा, इनके बीच में जो कण है इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं होगा, तो ठोस के कण बहुत ज़्यादा पास पास में होंगे। ये ठोस के कण है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको अगर द्रव देखना है तो द्रव के जो कण आपको देखेंगे, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और गैस के अगर आप कण देखोगे तो गैस के कण आपको कैसे मिलेंगे, गैस के कण आपको मिलेंगे एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, इस तरीके से आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार चलो, ठोस के कण ऐसे हैं, द्रव के कणों को अगर मैं दबा दूँ, मान के चलो द्रव या गैस को देख लूँ, गैस को अगर मैं कंप्रेस कर लूँ, है ना, और बिल्कुल पास पास में ले आऊँ, तो उससे होगा क्या, उससे क्या मैं इसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकता हूँ? भाई अगर मैंने इनके कणों को पास पास में ले आया, तो ऑब्वियसली बात है यार, कण जैसे पास पास में आएंगे तो फिर तो कणों के अकॉर्डिंग ही तो हमारी अवस्थाएं डिसाइड हो रही हैं, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो गैसेस के अगर कणों को मैंने पास पास में ले आया, तो क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो क्या केवल दाब, जो प्रेशर होता है, उसको बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है? समझते हैं। तो हाँ, दबाव बढ़ाने पर और तापमान को कम करने से, हमने तापमान कम भी किया था, तो उससे गैस को द्रव में अपन बदल भी रहे थे, राइट? जैसे हमने तापमान कम किया तो गैसेस से हम क्या हो गए, द्रव में आ गए, ठीक है। वाष्प जो है ना, उसका तापमान अगर कम कर दिया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया मान के चलिए, और वाष्प से अगर हमने उसके तापमान को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हो गया, वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, वाष्प हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को और मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता, बर्फ में जम जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन क्या दबाव बढ़ाएंगे, मतलब अगर इसको दबाएंगे तो उससे भी हमारा टेम्परेचर, सॉरी, अवस्थाएं चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो अभी हमने देखा। तो देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और गैस को हाईली कंप्रेस भी किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे जो हम जो सीएनजी हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस गैस को भी कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है वो, ठीक है, द्रव फॉर्म में होती है। तो एक तरह से सारी गैसेस जो भी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में वो गैस होती है, द्रव फॉर्म में होती है। तो उनको क्या किया है, गैसेस को किसमें, द्रव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, कंप्रेस करके, राइट। तो यदि किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाए और तापमान कम किया जाए तो उसके कणों के बीच की दूरी घट जाती है और वे आपस में पास आकर लिक्विड में बदल जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये सिलेंडर है ना। तो यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर अगर आप देख रहे हो, ये पिस्टन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कण जो है उनके बीच में गैप, यहाँ देखो कणों के बीच में गैप, और यहाँ पे देखो कणों के बीच में गैप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ प्रेस किया, ठीक है, फिर यहाँ प्रेस किया, यहाँ पर देखो कण दो, दो चार पाँच छः, यहाँ प्रेस किया पाँच, और यहाँ प्रेस किया तो चार कण हो गए। कुल मिला के हमने क्या कर दिया, इनको प्रेस कर दिया, प्रेस कर दिया, दबा दिया, दबा दिया, तो इनके कण आपस में पास पास में आ गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह से इनके बीच में, कणों के बीच में दूरी क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर एलपीजी और ऑक्सीजन गैसेस को सिलेंडर में द्रव रूप में भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और गैसेस को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इसे लिक्विड फॉर्म में, है ना, द्रव फॉर्म में, तरल रूप में बदला जाता है। चलो, शुष्क बर्फ, इसका तो आपने सुना ही होगा, ड्राई आइस, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है और उसको ठोस बोल रहे हो सर, क्या बात है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, CO2, और उसको ठोस बोल रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है, गैस को ठोस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, कैसे कर सकते हो बताओ, गैस को ठोस में, गैस के कण बहुत दूर दूर,
है ना, उसको हाईली कंप्रेस करके हम ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझते हैं, देखो। तो क्या आपने कभी शुष्क बर्फ के बारे में सुना है, ड्राई आइस के बारे में? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन, आप आइसक्रीम वाले के पास में देखना, उनके पास में ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस क्यों होती है अभी अभी बताऊंगा मैं आपको। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे उच्च दाब पर स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ठीक है। जब इसे सामान्य दबाव, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक, ये 1 atm, ये एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, दबाव, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसे हम कहते हैं 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाया जाता है, तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। नॉर्मल है ये 1 atm जो होता है, वो वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये नॉर्मल प्रेशर होता है। तो जैसे इसको लाएंगे अपन इस प्रेशर पे 1 atm पे, तो ये बिना द्रव में बदले सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इसे शुष्क बर्फ का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां बिना गीला किए ठंडक बनाए रखनी होती है, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम हुआ, तो आइसक्रीम में क्या होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, जिससे कि गीला भी नहीं हो और ठंडक रहे वहाँ पर। दवाइयों का जो परिवहन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है ड्राई आइस का, जिससे कि दवाइयाँ क्या हो, एक तरह से सही रहे, खराब नहीं हो, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दाब और तापमान के प्रभाव को समझे। देखो, दाब जो होता है, दाब भी एक तरह से क्या करता है, अवस्था को परिवर्तित करता है। ऐसी तापमान भी परिवर्तित कर रहा है। तो यदि दाब बढ़ाया जाता है और तापमान को घटाया जाता है, तापमान कम करोगे और दाब को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो गैस है उसको द्रव में आप बदल सकते हो। अभी हमने देखा भी है, ठीक है। गैसेस अवस्था को द्रव में बदलना मतलब दाब को बढ़ा सकते हो। दाब को बढ़ाने का मतलब क्या है, दाब को बढ़ाने का मतलब है कि आप उनके जो हैं उनको बिल्कुल पास में लेकर आ रहे हो, और तापमान को घटाकर भी आप चेंज कर सकते हो। यदि दाब को घटाया जाए, दाब को कम कर दो, और कुछ ठोस सीधे गैस में बदल सकते हैं, जैसे शुष्क बर्फ का CO2, ठीक है। जैसे ही आप दाब को कम करोगे, ठीक है, तो आपका जो ठोस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बर्फ है ठोस, शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो जो दाब होता है उसको अगर हम कम करें, है ना, कम कंप्रेस करें, तो उन ठोस डाइऑक्साइड जो गैस है, शुष्क बर्फ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए पदार्थ की अवस्था केवल तापमान पर ही नहीं बल्कि दाब पर, प्रेशर पे भी एक तरह से प्रभावित होती है उसकी वजह से भी। चलो आगे। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, दाब, प्रेशर और तापमान मिलकर ये तय करते हैं कि कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होगा। तो दो चीज़ें हमारे पास में आ गई, दो फैक्टर आ गए, दाब और तापमान। गैसों को दबाव बनाकर और तापमान घटाकर द्रव में बदला जा सकता है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 है जो दबाव घटने पर सीधे गैस में बदल जाती है, मैंने अभी आपको बताया। LPG और ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों में उच्च दबाव पर द्रव के रूप में स्टोर की जाती है। अब देखो, अब हमने अगर देखा है दबाव और तापमान, तो तापमान की इकाई भी देख लेते हैं। तापमान की SI इकाई केल्विन होती है, केल्विन तापमान की SI यूनिट होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन है, लेकिन सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन ही यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मानते हैं। क्लियर है, एक तरह से, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू अपन यहाँ पे नहीं लेते, तो अप्रोक्स वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 273 केल्विन, ठीक है। चलो, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन होता है, राइट। चलो, ऐसा यूनिट याद रखनी है, केल्विन होगी अपनी तापमान की, टेम्परेचर की। चलो, अब हम सीख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना कैसे, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में, क्योंकि अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, हमने देखा कि जो 1 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने, हमने देखा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 होता है। लेकिन 15 को भूल जाओ, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा याद रख लो, लेकिन इसको भूल जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन माना जाता है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर मेरे को केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, सोचो, केल्विन को सेल्सियस में अगर मेरे को बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 273 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है।
से अगर केल्विन में बदलना है मेरे को, अगर सेल्सियस कोई सेल्सियस डेटा दिया हुआ है उसको अगर मेरे को केल्विन में बदलना है तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, 273 को ऐड कर दूंगा, है ना। केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दूंगा, माइनस कर दो, है ना। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो 25 डिग्री, अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन है अपने पास में, 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना है, किसमें, केल्विन में। तो मैंने क्या बताया था आपको, केल्विन में बदलना है तो 273, देखो ये रहा, सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है तो क्या करो, ऐड करो, तो 25 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है आपको, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 273 ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये केल्विन में 273 प्लस 25, 5 6 7 8 और 7 8 9, 298, 298 केल्विन आ जाएगा, ये होती है यूनिट इसकी, ठीक है। ऐसे 310 केल्विन आपको दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करूँगा मैं, 273 माइनस कर दूंगा, तो 310 माइनस 273, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 273, तो ये तो हो गया हमारा 27, ठीक है, और ये 10 37, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस आएगा, क्लियर है। तो ये याद रखना, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस, और सेल्सियस के लिए बदलना है तो 270 ऐड आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलो भैया, वायुमंडलीय दाब और इसकी इकाइयाँ, इसको समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो हमारे वायुमंडल के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर लगता है, ठीक है। वायु अगर अवेलेबल है, वायु है हमारे वायुमंडल में, राइट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वायु है। अब वायु क्या कर रही है, एक तरह से प्रेशर लगा रही है ना, ये दाब लगा रही है एक तरह से। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये एक दाब वह होता है जो वायुमंडल में उपस्थित हवा पृथ्वी की सतह पर लगाती है। जो हमारी वायुमंडल के अंदर हवा है, एयर है, वो क्या करती है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत आसान है। तो प्रेशर की इकाई, जैसा कि अभी हमने देखा था, किसकी इकाई, तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है, राइट। वैसे ही प्रेशर की भी एक इकाई होती है, ऐसा ही इकाई पास्कल होती है, पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं पास्कल। एक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटीएम, है ना। वायुमंडल प्रेशर की जो इकाई है वो एटीएम, हम एटमॉस्फेयर एटीएम भी यूज़ करते हैं, कहीं पे एटीएम लिखा हुआ हो तो समझ लेना ये प्रेशर की यूनिट कर रखी है इन्होंने। तो 1 एटीएम जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, 101.3 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल जिसे हम कहेंगे। तो समुद्र तल पर वायुमंडल के दाब को 1 एटीएम माना जाता है, ठीक है। जो सी लेवल होता है, जो समुद्र तल होता है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको 1 एटीएम अपन मानते हैं, जिसे सामान्य वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, राइट। चलिए, तो याद रखना, विभिन्न गैसों के दबाव को मापने के लिए, दाब को मापने के लिए एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, एमएम, एचजी आदि इकाइयों का यूज़ किया जाता है। और वायु दाब मापी जाती, ये ध्यान रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट होता है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलो आगे।